हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुने हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अधीर ने उसके चेहरे को पकड़ के कहा, और आप मेरे लिए ज़िंदगी से बढ़ के हैं। मैं आपको खो के जी नहीं सकता। अधीरा ने उसकी बात को काटते हुए बोली, आपको जाना होगा। आप यहाँ से चले जाएं बस। और अब मैं नहीं चाहती कि आप अब मेरे आसपास भी नज़र आएं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त आप कर रही हैं या मैं? रोज़ आपकी बेरुखी सहता हूँ, आपकी ना सुनता हूँ। आपकी आंखों में जो होता है वो मैं होठों से सुन नहीं पाता। इंतज़ार में हूँ कि कब आप खुद ये बोलेंगे कि आप मुझसे प्यार करती हैं। रोज़ आपके पास आता हूँ और रोज़ आपसे ना सुन के जाता हूँ। अधीर ये कहते हुए उसके चेहरे को पकड़ के अपने नज़दीक ले आया। मैं किसी के सामने ऐसे नहीं आया धीरा, जितना आपके सामने तड़प के आता हूँ। आप नहीं जानती, पर आज तक जिसने मुझे ना कहा मैंने उसे बर्बाद कर दिया, उसे उसकी औकात दिखा दी। पर आप पहली ऐसी लड़की हैं जिसने मुझे हर बार मना किया, ठुकराया, धक्का मारा, पर हर बार मैं वापस आया, खुद को रोक नहीं पाया। रोज़ वही जवाब सुनना, धक्का खाना, फिर भी भागता चला आता हूँ, क्योंकि तुम तो अब मेरी सुकून बन गई हो। मैं खुद जैसे बर्बाद कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर मेरा कुछ रहा ही नहीं, सब आपका हो चुका है। अब बताओ कैसे जाऊँ दूर, बोलो कैसे आपसे दूर जाऊँ, कैसे खुद को दूर रखूँ, कैसे वो करूँ जो आप चाहती हैं, पर मेरा दिल और दिमाग नहीं, बोलो। ये कहते हुए आज अधीर इमोशनल हो गया था। अधीरा ने खुद को उससे दूर किया और उसकी तरफ पीट करके बोली, चले जाए यहाँ से। और ये बोल वो वहाँ रखे कपड़े से वो लाल रंग हटाने लगी जो उसकी मांग में लगा था। अधीर ने ये देखा तो अधीरा का चेहरा अपनी तरफ कर एक हाथ से पकड़ उसे बोला, ये सिंदूर आपके मांग में ज़रूर है, पर लगाया मैंने है। इसे हटाने की हिम्मत मत करना, मेरा गुस्सा मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। कहीं कुछ ऐसा कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी सोचोगी। अधीरा उसकी आंखों में गुस्से को साफ देख पा रही थी। अधीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसकी बात सुन अधीर ने उसे बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर ले जाकर बैठा दिया। अधीर ने उसके पैरों से पट्टी हटा के देखना चाहा तो अधीरा ने पैर खींच लिए। अधीर ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, मैं मालिश कर देता हूँ, तब चला जाऊँगा। ये बोल उसने उसके पैरों से पट्टी हटाई और वहाँ रखे ट्यूब को लेकर मालिश करने लगा। अधीरा उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अधीर ने मालिश की, हॉट वाटर बैग से सेक कर वापस से गर्म पट्टी उसके पैरों पर लगा दी। उसने उसे कंबल उठाया और जाने लगा तो अधीरा ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया और उससे बोली, एक बात पूछूं आपसे। अधीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पूछो। मेरे साथ ये जो नाजायज़ शब्द लगा है, क्या आपको बदनाम नहीं करेगा? क्या ये शब्द आपकी ज़िंदगी में दाग की तरह नहीं होगा? जो आप मुझसे प्यार कर बैठे, क्या आपको मेरे नाजायज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको? अधीर ने उसकी बात सुन उसे मुड़ के देखा। अधीरा ने चेहरा फेर लिया उससे। अधीर उसके सामने पास में आकर बैठ गया और उसके पास थोड़ा झुककर उसके चेहरे को एक हाथ से अपनी तरफ कर लिया। अधीरा की आंखें बंद थी। अधीर अधीरा के करीब आया और उसके ओठों को चूम लिया। अधीरा इस बार उसके इस तरह पास आने से खुद को समेट ली। उसका एक हाथ अधीर के हाथों पर आ गया, जिसे उसने कस के पकड़ लिया। अधीर ने खुद को उसके ओठों से दूर किया और बोला, मेरा जवाब यही है, और कुछ पूछना है आपको? और एक बात, आप जब जब खुद को नाजायज़ बोलेंगी, मैं आपका मुंह ऐसे ही बंद करूँगा, ये आप जान लें। आप आज से मेरी पत्नी हैं, अधीरा अधीर ठाकुर, और ये एक पाक और सच्चा रिश्ता है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मोहब्बत जायज़ है और जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो भी। और कुछ जानना है अभी आपको? अधीरा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसकी आंखों के कोने से आंसुओं की बूंदें झलक आई। अधीर कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर उसके आंसुओं को रुकता ना देख उसने अधीरा को अपनी बाहों में लिए वहीं लेट गया। अधीरा ने उससे दूर होने की कोशिश तो की, पर अधीर ने कहा,
मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ, तो यहीं रहो। अधीरा आज उसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस उसकी बाहों में सुकून पा रही थी। सुबह के 5 बजे अधीरा का कमरा। अधीर अधीरा को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। वो दोनों बहुत गहरी नींद में थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अधीर की नींद खुली तो उसने देखा 5 बज रहे थे। जब वापस फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो अधीर ने धीरे से अधीरा का सर अपने सीने से तकिए पर रखा और फिर उसे कंबल उड़ा दिया। अधीर ने दरवाज़ा खोला तो देखा सालू खड़ी थी। उसे पता था कि इस वक्त वही आ सकती है, क्योंकि सालू को ही पता था कि अधीर कमरे में होगा। सालू ने उसे देखते हुए कहा, भैया, सबके जागने से पहले आप चले जाएं, नहीं तो। ये बोल वो शांत हो गई। अधीर ने अधीरा की तरफ देखा और बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही सालू अंदर जाने लगी तो अधीर ने उससे कहा, मेरी पत्नी का ख्याल रखना और कोई बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है सालू। ये बोल वो चला गया। सालू उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी, पर मन ही मन वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे सौरभ जरा भी पसंद नहीं था। सालू अधीर के जाने के बाद गेट बंद कर आई और अधीरा के बगल में बैठ गई। जब सुबह के 7 बजे तब अधीरा की नींद खुली, उसे अधीर का ख्याल आया तो उसने जल्दी से उठ के देखना चाहा, तो झटके की वजह से उसके पैर में दर्द हो गया। मेरा पैर। अधीरा की आवाज़ सुन सालू ने उठते हुए कहा, दीदी क्या हुआ? अधीरा अपना पैर पकड़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ठाकुर साहब कहाँ हैं? कब गए वो? सालू ने इस बार उसे छेड़ते हुए कहा, आपके ठाकुर साहब सुबह 5 बजे चले गए और जाते हुए बोल गए कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं उन्हें कोई बात हो तो बता दूँ। अधीरा ये सुनते ही उससे बोली, सालू, कभी ये बात दोबारा मत कहना। मेरी शादी मेरे मौसा जी ने जिसके साथ लगाया है उसी से होगी, और आज के बाद ये बात तुम्हारी जुबान तक ना आए, समझी? ये बोल वो आराम से बिस्तर से उठने लगी। सालू ने उसे देखते हुए बोली, दीदी, मैंने कल रात समझा है ये कि अधीर भैया आपको कितना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप क्यों उस सौरभ से शादी कर रही हैं? अधीरा ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मेरे बिस्तर की चादर बदल दो और कमरा साफ कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। ये बोल वो कपड़े लेकर नहाने चली गई। सालू उसे देखे जा रही थी। इधर सुबह का वक्त, अधीर का घर। अधीर आज सुबह खुश था। उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो अपनी टाई की नोट बांधे जा रहा था। उसे रह रह कर रात की बातें याद आ रही थी। उसने खुद से कहा, कुछ तो हमें आपकी आंखों से पता चल गया कि आप हमें चाहती हैं। कुछ आपकी हरकतें बता रही हैं, जैसे कल आपका सौरभ के साथ ना जाना और खुद को चोट पहुंचा लेना। बस अब आपके मुंह से सुनना है हमें, जो बहुत जल्द आप खुद हमसे बोलेंगी वो 3 शब्द। वो टाई की नोट बांध ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने रखे छोटे से बॉक्स पर गई। उसने उस बॉक्स को देखते हुए कहा, हाँ, ये तो देना हम आपको भूल गए, चलें अभी दे आते हैं। ये बोल उसने जल्दी से कोट पहना और बॉक्स को पॉकेट में डाल लिया। उसने अपना फ़ोन लिया और जल्दी से बाहर निकल गया। इधर अधीरा के कमरे में सालू ने उसके बिस्तर को साफ कर देती है और साथ ही कमरे को भी ठीक कर दी थी। उसने वॉशरूम में नहा रही अधीरा को ज़ोर से आवाज़ देते हुए बोली, दीदी, मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ देर में आऊँगी और आते वक्त आपका नाश्ता भी ले आऊँगी, जब तक आप तैयार हो जाएं। ये बोल वो चली गई। उसके जाने के बाद अधीरा लहंगे और ब्लाउज में भीगी बालों के साथ बाहर आई। उसने देखा सालू जा चुकी थी। वो किसी तरह चल के धीरे धीरे अपने बिस्तर तक आई। उसने टॉवल में कैद अपने बालों को आज़ाद किया और उन्हें झटकते हुए बोली, ये सालू भी ना किसी की सुनती नहीं है, बस खुद की कहेगी और चली जाएगी। इसे बोलना था कि तेल गरम करके ले आए मालिश के लिए, पर नहीं। ये कहते हुए वो अपने बालों को झटक रही थी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने बिना पीछे मुड़ के देख कर बोली, आ गई तू? जरा रुक गई होती तो क्या हो जाता, कहाँ का पहाड़ टूट जाता। अब जा वापस और तेल गरम करके ला मालिश के लिए। खबरदार, तूने ये कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, इसमें तेरी ही गलती है, तू ही बिना सुने चली गई। अब जा जल्दी ले आ, पर पहले ये डोरी बांध दे, तभी जाना। उसने जैसे ये बोला
तभी उसके पीठ को किसी गर्म हाथ ने छुआ तो उसने सहम के पलट कर देखी तो अधीर खड़ा था। उसने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब आप यहाँ इस वक्त? वो ये बोलते हुए पीछे होने लगी तो उसके पैर में वापस से दर्द हो गया। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, वैसे आप गीले बालों में काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसकी इस बात पर उसे याद आया कि उसने दुपट्टा नहीं लिया था। उसने जल्दी से बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाया और उसे ओढ़ते हुए बोली, आप क्यों आए हैं यहाँ? अधीर ने उसे कंधे से पकड़ के मोड़ते हुए कहा, आपको कुछ देना था तो सोचा कि दे दूं, और वैसे आपको देख भी लूँगा। ये कहते हुए उसने डोरी को बांध दी। अधीरा उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, ठाकुर साहब आप जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी कोई आ जाएगा, आप जाएं प्लीज़। अधीर ने उसके पास आकर उसके ओठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, आप बोलती बहुत हैं, उससे ज़्यादा डरती हैं, पर मुझे डर नहीं है। ये बोल उसने अपने पॉकेट से वो बॉक्स निकाला और उसमें से वैसी ही रिंग थी जैसे सौरभ ने अधीरा को पहनाई थी। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता तो नहीं कि ये रिंग आपको होगी या नहीं, पर अंदाजे से बनवाई है, और हाँ, अगर मुश्किल हो पहनने में तो उतार सकती हैं, क्योंकि जो आपको दर्द दे वो चीज़ मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहता। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अच्छा चलो हम चलते हैं। ये बोल वो उससे दूर हो गया। अधीरा उसे घबराई और सहमी नज़रों से देख रही थी, या जैसे खोई हुई सी उसे देखे जा रही थी। अधीर कुछ कदम चल के गया और फिर पीछे मुड़ के उसे देखकर बोला, कुछ कमी है, रुके। ये बोल के उसने अपने पॉकेट से एक डिब्बी निकाली और उसे खोल के उसकी मांग भर डिब्बी वहीं रखते हुए बोला, इसे अब मत भूलना, बाय, रात में मिलता हूँ अपनी पत्नी से। ये बोल वो चला गया। अधीरा अभी भी खोई हुई सी उसे जाता हुआ देख रही थी। उसके जाने के बाद अधीरा जैसे होश में आई, उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद किया और शीशे के सामने जाकर खुद के मांग में लगे सिंदूर को देखने लगी। उसने पहले उसे साफ करने का सोचा, पर ना जाने क्या ख्याल आया कि उसने अपने बालों को ठीक कर उस सिंदूर को छुपा दिया और खुद से बोली, ठाकुर साहब मुझे लगता है कि अब आपको बताना होगा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं, ये सिंदूर कुछ नहीं है, और अब ये सिंदूर सौरभ जी के सिंदूर से हटेगा। बहुत खुद को कमज़ोर दिखा लिया है मैंने, पर अब नहीं। अवनी, अमर, श्वेता जब उसके कमरे में आए तो अधीरा रेडी होकर बिस्तर पर बैठी थी। श्वेता ने उसके गीले बाल देखकर उससे कहा, लाडो आपने बाल धुल लिए? अरे अभी तो आपके माथे की चोट भी ठीक नहीं हुई थी और आपने बाल धुल लिए, दिखाओ चोट कैसी है। यह कहते हुए वो उसके पास बैठ गई। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, दीदी सब ठीक है, आप क्यों परेशान होती रहती हैं? इस पर अमर ने कहा, अरे रहने दो अधीरा, आपकी दीदी जब तक दिन में 4-5 बार आपके लिए फ़िक्रमंद ना हो जाएं, तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। उसके बाद सुन अधीरा और अवनी दोनों ही हंस दिए। ये देख श्वेता ने कहा, हाँ हंस लो, पर मुझे मेरी लाडो की फ़िक्र है तो है। और आप मुझे क्या बोल रहे हैं? खुद भी देख लो, रात भर बोल बोल के कान पका दिए। अरे अधीरा को देख ले, क्या पता उसे ज़रूरत हो, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी इस बात पर अमर ने कहा, हम तो लाडो की कभी कभी फ़िक्र करते हैं, पर आप तो पूरे 365 दिन करती हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन कम हो गए, नहीं तो रात को भी करती। उसके ये कहने पर श्वेता उसे घूरने लगी। वहाँ खड़ी अवनी ने कहा, अरे बस करो अब, आप दोनों शांत हो जाओ। अच्छा लाडो, पैर कैसा है आपका? रात में ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? उसके पूछने पर अधीरा ने उससे कहा, नहीं अवनी दीदी। श्वेता ने अधीरा के माथे का चोट देखकर उस पर पट्टी कर दी। उसने उसे देखते हुए कहा, 2 दिन यहीं रहें और आराम करें, जब पैर ठीक हो जाए तो इधर उधर करना, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे कर लें। हमें आज बहुत काम होगा तो कोई लापरवाही नहीं। और हाँ लाडो, कल कपड़े वाले भैया आ रहे हैं तो शादी के लिए जोड़े और कपड़े सब देख लो, क्योंकि अब वक्त भी कम, दिन भी नहीं ज़्यादा है। 2 दिन बाद पूजा और उसके 2 दिन बाद आपकी शादी। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त जल्दी बीत रहे हैं। अच्छा आप आराम करें, हम चलते हैं। ये बोल वो अवनी और अमर के साथ चली गई। अधीरा को शादी और पूजा की बात सुन घबराहट होने लगी। वो भूल गई थी कि उसकी शादी जल्दी होने वाली थी
और इधर उसे भवानी के बारे में पता करना था। इधर अधीरा परेशान थी, उधर भवानी अपनी चाल पर चाल चली जा रही थी। अधीर अधीरा के दिल में छुपे एहसास को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अधीरा का पैर अब ठीक था, पर अभी वो ज़्यादा देर नीचे बैठ नहीं सकती थी या ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी। अधीर भी 2 दिन से काफ़ी व्यस्त था, पर इस सब के बीच वो अधीरा से मिलना नहीं भूलता था। सालू अधीरा को समझा समझा के थक गई थी, पर अधीरा थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। और फिर वो दिन आया जब पूजा थी। सभी लोग गांव के बड़े से मंदिर में इकट्ठे हुए थे। बहुत तेज तेज मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। बड़े ठाकुर सुरभि जी सभी आहुति दे रहे थे। यहाँ सब थे पर कोई नहीं था, तो वो था सिर्फ अधीर। अधीरा सालू के साथ बैठी थी। पुरोहित जी पूजा करा रहे थे। गांव के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ घंटे बाद जब पूजा खत्म हुई तो ठाकुर साहब और सुरभि जी ने आरती की। ठाकुर साहब उसके बाद सबको दान कर वो लोग महल वापस आ गए। सुरभि जी का हवन कुंड के सामने ज़्यादा देर बैठने से तबीयत थोड़ी खराब थी। सालू सुरभि जी को लेकर उनके कमरे में चली गई। अधीरा भी अपने कमरे में आ गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बैठी सोच ही रही थी कि तभी विवेक जी एक बॉक्स लेकर अंदर आए। अधीरा उन्हें देखकर बोली, मौसा जी ये क्या है? विवेक जी ने बॉक्स उसके पास रख दिया और अपने साथ लाया एक पैकेट उसे देते हुए बोले, ये सब आपकी माँ का प्यार है जो उन्होंने मरते वक्त मुझे दिया था कि आपकी शादी के वक्त ये सब मैं आपको दूं। अधीरा उनकी तरफ देखे जा रही थी। विवेक जी ने पैकेट खोल के उसे दिखाया और बोले, जानती हो अधीरा, ये आपकी माँ की शादी का जोड़ा है जिसे उन्होंने बहुत प्यार से बनवाया था, पर शायद किस्मत में मंजूर ही नहीं किया कि वो इसे पहने। अधीरा ने उस जोड़े को हाथ लगा के देखा तो वो चांदी के तारों से बना बहुत ही महंगा लहंगा था। उसकी कारीगरी बहुत अलग किस्म की थी। विवेक जी ने साथ लाया बॉक्स खोल उसे उसके सामने करते हुए कहा, ये आपकी माँ के गहने हैं। ये उनकी पाजेब और ये उनकी तस्वीर जो आप वहाँ छोड़ आई थी। लीजिए और इन्हें संभाल के अपने पास रखें। अधीरा वो सब देखकर रोने लगी थी। विवेक जी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, अरे लाडो शांत हो जाओ, देखो अगर आप ऐसे रोएंगी तो हम नाराज हो जाएंगे। ये सुनते ही अधीरा ने कहा, नहीं मौसा जी, आप अगर मुझसे नाराज हुए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आपने तो हमेशा मुझे एक पिता का प्यार दिया। मैं कभी नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज हो। अरे अधीरा, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा आप शांत हो जाओ और सुनो, कल आपकी हल्दी है। वो आज शाम को ही हल्दी भिजवा रहे हैं क्योंकि कल वो लोग आ नहीं सकते। तो आप अब शांत हो और अपनी हल्दी की तैयारी करें और अब रोना मत बिल्कुल। ये बोल वो उसके सर पर हाथ रख चले गए। इधर बाहर अधीरा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महल को सजाया जा रहा था। सभी लोग तैयारियों में लगे थे, पर सालू, श्वेता और अमनी के दिल में बहुत घबराहट थी क्योंकि उन तीनों को ही पता था कि सच क्या है। सालू प्रसाद लेकर अधीर के घर पर गई तो उसने देखा कि अधीर बैठा कुछ काम कर रहा था। सालू ने उसे देखते हुए बोली, भैया प्रसाद भेजा है बड़ी माँ ने आपके लिए। अधीर ने फाइल देखते हुए कहा, वहीं रख दो सालू और सुनो, कुछ खाने को ले आओ, पूजा की वजह से कुछ खा भी नहीं सका हूँ। अधीर भले ही पूजा में नहीं जाता था, पर सुरभि जी के कहने पर वो सबकी तरह तब तक भूखा रहता था जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती थी। सालू ने उसकी बात सुन उससे बोली, भैया कल दीदी की हल्दी है और फिर उनकी शादी, वो सौरभ उन्हें ले जाएगा। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अधीर ने कहा, कोई नहीं ले जाएगा उन्हें क्योंकि वो हमारी है। और रही बात कल की हल्दी की तो वो होगा, पर उन्हें सौरभ की नहीं मेरे नाम की हल्दी लगेगी। सालू मत डरो, अधीरा आपकी भाभी बन चुकी हैं। बस अब पूरी तरह से उन्हें समाज के सामने इज्जत के साथ अपना बनाना है, जो 2 दिन बाद होगा। ये बोल वो खामोश हो गया। सालू उसे देखे जा रही थी। इधर भवानी ने अपनी तैयारी भी कर ली थी कि आखिर वो कैसे शादी में अधीरा की इज्जत को सबके सामने उछालेगी। दूसरी तरफ राधा जी अपने में खुश थी कि अधीरा चली जाएगी अब, पर क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। शाम का वक्त, अधीरा का कमरा।
अधीरा बैठी अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी श्वेता और अवनी उसके कमरे में कपड़े से ढका हुआ एक थाल लेकर आई। उन्हें देखकर अधीरा ने कहा, अरे दीदी आप, और इसमें क्या है? उसके कहने पर अवनी ने थाल उसके बिस्तर पर रख दिया और उससे बोली, ये आपकी हल्दी के कपड़े हैं जो आप कल पहनने वाली हैं लाडो। ये कहते हुए उसने थाल से कपड़ा हटा दिया। अधीरा ने कपड़े देखते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, कौन लाया? उसके पूछने पर श्वेता ने कहा, अवनी दीदी गई थी और देख ये फूलों वाली ज्वेलरी भी लाई हैं, कल अच्छे से तैयार होकर आना, आखिर आपकी हल्दी है, सब आपको ही देखेंगे। अधीरा ने सारी चीज़ों को देखते हुए कहा, थैंक यू दीदी, और सब बहुत अच्छा है। अवनी ने उसके गाल को छूते हुए कहा, आप खुश हैं ना? कोई बात तो नहीं है जो आपको कहनी हो? अवनी के ये बोलने पर अधीरा एकदम से घबरा गई। उसने ज्वेलरी को देखते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सब देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, पर वो छुपा रही थी। श्वेता ने उसे देखते हुए बोली, लाडो तू कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अधीरा ने इस बार खुद को मजबूत कर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, दीदी क्या छुपाऊंगी मैं आपसे, और ऐसी कौन सी बात होगी जो मैं आपसे छुपा सकती हूँ? आप बेकार में सोच रही हैं। चलिए अब आप जाकर काम करें, मुझे भी काम करने दे। उसके कहने पर वो दोनों चले गए। अधीरा ने गेट बंद किया और आकर उन सब चीज़ों को देखने लगी जो अभी कुछ देर पहले श्वेता और अवनी उसे देख के गई थी। उसने उस पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, क्यों भोलेनाथ जी, आप सब कुछ इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, मैं बचपन से ही मुश्किलों का सामना करते आई हूँ, तो अब बस करें, शांति से सब होने दे। ये सब और ज़्यादा मुश्किल ना बनाए मेरे लिए, मैं अब सह नहीं पा रही हूँ। जैसे जैसे शादी का वक्त नज़दीक आ रहा है, मेरा दिल बेचैन हो जा रहा है, मैं घबरा जा रही हूँ, न जाने किस चीज़ से डर रही हूँ। प्लीज़ भोलेनाथ जी, सब ठीक कर दो, मेरी ज़िंदगी मेरी किस्मत में जो है उसे दे दो। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी तरफ सौरभ के घर पर भी उसकी शादी को लेकर बहुत चहल पहल थी। उसकी माँ हल्दी बना के उसके कमरे में लेकर गई और उससे बोली, सौरभ इसे हाथ लगा दे बेटा, ताकि इसे मैं अधीरा के घर भेज सकूं। उनके ये बोलने पर सौरभ ने उस पर हाथ लगा दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपको लगता है कि ये लड़की ठीक है? इस पर उसकी माँ बोली, मुझे तो ये लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। जिसके बाप का नाम नहीं है वो लड़की न जाने कैसी होगी, पर तेरे हाँ के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाई। पर सच बोलूँ तो ऐसी लड़कियां का कोई ईमान नहीं होता। बाकी तू देख, वो ये बोल के जाने लगी तो सौरभ ने उनसे बोला, माँ अगर ये शादी ना हो तो कोई नुकसान? उसके ये बोलने पर उसकी माँ बोली, नुकसान क्या है, बल्कि फ़ायदा ही होगा, ऐसी लड़की आएगी ही नहीं। उनकी बात सुन सौरभ ने कहा, ये हल्दी मुझे दो, मैं ले जाता हूँ, दे आऊँगा। उसके कहने पर उसकी माँ ने हल्दी उसे दे दिया। सौरभ लेकर उसे अधीरा के घर के लिए निकल गया। इधर जयपुर में अधीरा की शादी के लिए महल को लाइट से सजाया जा रहा था। सारे नौकर काम पर लगे थे। बड़े ठाकुर बाहर खड़े आदमियों को काम समझा रहे थे। विवेक जी भी वहीं दूसरे नौकर से बात कर रहे थे। तभी सौरभ की गाड़ी आकर रुकी तो विवेक जी ने कहा, अरे सौरभ बाबू, तुम इस वक्त यहाँ? सौरभ ने गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, नमस्ते अंकल जी, वो अधीरा के लिए शगुन की हल्दी लेकर आया था, माँ ने भेजी है। ये कहते हुए वो हल्दी देने लगा तो बड़े ठाकुर ने कहा, अरे अंदर चलो, तब लेते हैं। ये बोल वो उसे अंदर महल में ले आए। कविता जी और सुरभि जी हॉल में ही थी। बड़े ठाकुर और विवेक जी के साथ सौरभ को आता देखकर सुरभि जी बोली, अरे सौरभ आप यहाँ पर हल्दी लाए हो? ये बोल वो उठ खड़ी हुई। अवनी ने उसे देखते हुए बोली, अरे दीदी, हल्दी तो बहाना है, हमारे दूल्हे राजा तो अपनी दुल्हनिया से मिलने आए हैं। उनकी बात सुनकर सब हंस दिए। सौरभ ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं आंटी, मैं तो बस ये देने आया था। उसके ये कहने पर पीछे से आ रहे विक्रांत जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हल्दी ही देने आए हो तो वही सही, पर बैठ तो जाओ।
उनके ये कहने पर सौरभ बोला, नहीं मुझे जाना है, माँ ने कहा है कि जल्दी आना, बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ये बोल वो जाने लगा तो कविता ने कहा, भाई बड़े जल्दी भाग रहे हो, क्या बात है? सौरभ ने रुककर बोला, कुछ नहीं छोटी ठकुराइन, वो माँ घर पर सब अकेले देख रही है तो इसलिए, अच्छा चलता हूँ। ये बोल वो बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैठा तो उसके नाम से एक लिफाफा था। उसने उसे खोल के देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसे वहीं पटक दी और गाड़ी ड्राइव कर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद सब अपने काम में लग गए। भवानी वहाँ खड़ी सब देख रही थी। उसने मुस्कुरा के कहा, मुझे बहुत बुरा लगेगा जब आप सबकी ये तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। हल्दी का दिन। महल। अधीरा के हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी थी। सब चीज़ तैयार था। अधीर जब महल में आया तो उसने देखा कि बड़ी अच्छी तैयारी की गई थी। उसने अपने शर्ट के बाजू मोड़ते हुए कहा, काफ़ी अच्छी सजावट है, पर जिसकी हल्दी है वो कहाँ है? आखिर उनके बिना ये हल्दी होगी कैसी? ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी उसने देखा कि अधीरा पीले रंग का लहंगे पहने स्वेटर के साथ चली आ रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुरभि ने अधीरा को देखते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो अधीरा, आओ चलो बैठो, कुछ मेहमान आ गए हैं और मेहमान आने ही वाले हैं। ये बोल वो उसे ले जाने लगी तो उन्होंने देखा अधीर सामने खड़ा था। उसे देखते हुए वो बोली, अरे अधीर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आज लड़कों का आना मना है तो चलो। अधीरा अधीर को देखकर घबरा गई थी। अधीर ने उसे देखते हुए बोला, सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं चलता हूँ। ये बोल वो जैसे पीछे मुड़ा वैसे सामने से सूखी पीसी हुई हल्दी लेकर आ रहे नौकर से टकरा गया और उसके हाथ से लग के थाल ऊपर उछल गई। साफ हल्दी फर्श पर और अधीर पर गिर गई। सुरभि जी ने उसे देखते हुए बोली, अरे अधीर ठीक हो ना आप? ये तो सारी हल्दी तुम पर गिर गई। वो इतना बोली थी कि तभी कविता जी ने कहा, अरे वो छोड़ो दीदी, इधर देखो, यहाँ तो अधीरा ऊपर से लेकर नीचे तक हल्दी में डूब गई। बताओ, आज इसकी हल्दी थी, इसे सौरभ के नाम की हल्दी लगने ही जा रही थी कि लेकिन अब तो। उनकी बात सुन राधा जी ने कहा, जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसके साथ कहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। ये तो पैदा ही सब कुछ बर्बाद करने के लिए हुई है। उनकी बात सुन अधीर ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गए, कितनी बार आपको बोला है जबान को संभाल ले, आप नहीं सुधर सकती। वो आगे कुछ बोलता कि सुरभि जी ने उससे कहा, अधीर शांत, आप जाएं और ये सब साफ करें। उसके कहने पर अधीर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुरभि जी ने सालू से कहा, सालू आप इसे लेकर जाओ और दोबारा तैयार करके ले आओ। उसके कहने पर सालू अधीरा को लेकर चली गई। सुरभि जी अवनी और श्वेता से सब ठीक करवाने को कहा और खुद मेहमानों के हॉल में चली गई। इधर अधीरा जब सालू के साथ अपने कमरे में आई तो उसने देखा अधीर वहाँ पहले से था। अधीर ने सालू को देखकर कहा, सालू 5 मिनट बात कर लूँ मैं इनसे? उसकी बात सुन सालू बाहर चली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, आप जाओ। अधीर ने उसका हाथ पकड़ अपने पास लाते हुए कहा, हमारी बात सुन, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाओ, मैंने आपको मना किया था, कुछ नहीं करेंगे आप, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, तब क्यों कर रहे हैं ये सब? यह कहते हुए अधीरा की आंखों में आंसू आ गया था। अधीर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, बात सुने हमारी, हमने नहीं किया कुछ, वो तो गलती से ये हो गया, पर सच बोलूं जो हुआ अच्छा हुआ। मैं चाहता था कि आपको मेरे नाम की हल्दी लगे, पर आपको तो मेरे हाथ की हल्दी लग गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट तो करना बनता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।